नमस्कार विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे बिजनेस स्ट्रेटेजी का चैप्टर अभिप्रेरणा। और अपन अभिप्रेरणा में अब तक अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा की आवश्यकता, अभिप्रेरणा का महत्व पढ़ चुके हैं। और अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा की तकनीकें कि किन तकनीकों के द्वारा व्यक्तियों को मोटिवेट किया जा सकता है। इसमें अपन प्रमुख रूप से दो प्रकार की तकनीकें पढ़ रहे थे, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। तो वित्तीय तकनीकें ने अपने कल पढ़ ली थी, आज अपन उससे आगे अवित्तीय तकनीकें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था वित्तीय तकनीकें होती हैं वो धन से संबंधित तकनीकें होती है, और अवित्तीय तकनीकें हैं जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें धन का महत्व नहीं होता है, धन का संबंध इसमें नहीं होता है। यानी कि बिना धन के कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके उनसे अपनी इच्छा के अनुसार क्या करवाना, कार्य करवाना अवित्तीय तकनीकों में आता है, यानी बिना धन की सहायता लिए हुए। तो इन तकनीकों का बहुत सारी संस्थाएं इस्तेमाल करती है अपने कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए और अपनी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो अपन पढ़ते हैं अवित्तीय तकनीकों को, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पिछला जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको याद होगा, आपने अच्छे से याद भी किया होगा। अवित्तीय तकनीकें, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकों का धन या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती है, यानी साइकोलॉजिकल होती है। देखो इसमें कोई रुपये नहीं दिए जाते, लेकिन ये साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से होती है और दिमाग पर असर डालती है, दिमाग को प्रभावित करती है। जिससे व्यक्ति क्या होती है, उसकी इच्छाएं प्रभावित होती है और कार्य करने को क्या हो जाता है, आतुर हो जाता है। जो व्यक्ति की भावनाओं एवं इच्छाओं को पूरा करने में क्या होती है, सहायक होती है। ये क्या करती है, व्यक्ति की भावना इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हो। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर पढ़ोगे, आप ये लेसन याद करोगे या मुझे ये सुना दोगे, तो मैं आपको आपकी पसंद की मिठाई खिलाऊंगा। अब देखो पसंद की मिठाई खिला, यानी कि अब आपकी पसंद की मिठाई की, आपकी को मान लो मिठाई पसंद है, आपको मान लो लड्डू पसंद है, तो आप सोचोगे चलो अब मैं ये को आंसर देने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे क्या मिल सके, लड्डू मिल सके। तो ये लड्डू है, ये कोई धन वित्तीय तकनीक नहीं है, ये अवित्तीय तकनीक है। यानी इससे आपकी इच्छा क्या हो रही है, पूरी हो रही है, आपकी भावनाएं इच्छाएं पूरी हो रही है, उनको पूरा करने में सहायता करती है। अवित्तीय तकनीक व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती है। देखो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक यानी कि ग्रुप वाइज, यानी अवित्तीय तकनीकें दोनों रूप से हो सकती है। मान लो एक समूह है, उसको कार्य दे दिया, यदि आपके समूह ने उस समूह से दो ग्रुप बांट दी, ग्रुप ए में मान लो 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति बी में, अगर एक ग्रुप और बी ग्रुप दोनों बांट दिया या 3 ग्रुप है, बोले जिस ग्रुप ने सबसे पहले काम करेगा उस ग्रुप को सम्मानित किया जाएगा। तो ये सामूहिक तकनीक होगी, सामूहिक रूप से अवित्तीय तकनीक। और व्यक्तिगत रूप से बोला कि इस ग्रुप के अंदर जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हो सकती है। देखो व्यक्तिगत एवं अवित्तीय तकनीकों में व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल काउंसलिंग, पदोन्नति, यानी कि कोई जो है व्यक्ति है, यदि वो कर्मचारी है उसको अधीनस्थ बना दिया, अधीनस्थ को अधिकारी, यानी उसका पद क्या कर दिया जाए, उच्च कर दिया जाए, पदोन्नति कर दी जाए। आपने दो शब्द, एक पदोन्नति होती है, एक पदोन्नति होती है। यानी कि पद नीचे कर देना नहीं, पदोन्नति यानी कि उसका जो पद है उसे बढ़ा देना, उसका स्तर बढ़ा देना, विकास के अवसर देना, कार्य विस्तार करना आदि शामिल किए जा सकते हैं। सामूहिक अवित्तीय तकनीक में समूह की चर्चा, ग्रुप मीटिंग, सहभागिता, सम्मेलन एवं सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण आदि शामिल किए जाते हैं। कुछ प्रमुख अवित्तीय तकनीकों का से विस्तार वर्णन निम्न प्रकार से है। अब हम पढ़ते हैं पद एवं सेवा सुरक्षा। अब देखो कर्मचारी जहां पर काम करता है वो चाहता है कि मेरा है जो स्थायित्व बना रहे, क्या बना रहे, स्थायित्व बना रहे, यानी कि मुझे ये संस्था है वो छोड़नी नहीं पड़े, और मुझे ये संस्था क्या है, एक स्थायित्व प्रदान करें कि आपको 60 साल की या 65 साल की उम्र तक आपको इस संस्था से नहीं निकालेंगे। तो कर्मचारी के मन में एक स्थिरता का भाव आता है और उस संस्था में कर्मचारी लगन से कार्य करता है, क्योंकि उसे अपनी जो नौकरी है वो जाने का भय नहीं रहता, उसे नौकरी जाने का डर नहीं रहता। इसके कारण वो संतुष्ट रहता है और
मन लगा करके अपनी इच्छा से लगन से कार्य करता है, कि उसे क्या है, एक सेवा का क्या मिल रहा है, स्थायित्व मिल रहा है। तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरण होता है कर्मचारी और अपना कार्य करता है। कर्मचारियों को निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध करवाकर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाती है। सेवा सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी छंटनी, सेवा मुक्ति आदि की जोखिम से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी आप देखते हो कि जब कई बार संस्थाओं में या वैसा चाहे आपके विद्यालय हो या फिर मान लो कोई फर्म हो, अगर वहाँ पर मान लो कोई किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग की संस्था है और वहाँ पर कच्चा माल नहीं है, मान लो वहाँ पर कच्चा माल नहीं है, तो कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है, कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है। यानी कि अगर वहाँ पर पहले 20 कर्मचारी थे तो 10 कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है, छुट्टी कर दी जाती है। बोले अभी संस्था के अंदर कच्चा माल नहीं है और आपको जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। तो छंटनी या फिर उनको जबरन क्या कर दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया, रिटायर कर दिया जाता है, बोला हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इन सब से क्या हो जाता है, अगर उसे स्थायी सेवा मिल जाती है कि आपको 60 साल तक नहीं निकालेंगे, तो वो क्या होता है, एक अभिप्रेत होता है। तो इनसे उसे क्या होती है, जोखिम से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। उसे ये डर नहीं रहता कि अगर काम बंद रहेगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, इस प्रकार का उसे भय नहीं रहता है। जैसे कि आप देखते हैं विद्यालयों में, कई विद्यालयों में ऐसा होता है कि विद्यालय के जब सेशन एंड की ओर होता है, उस समय अध्यापकों की छंटनी कर दी जाती है। जिन अध्यापकों की जरूरत नहीं है उन अध्यापकों को एक बार के लिए क्या कर दिया जाता है, छंटनी कर दिया जाता है, उन्हें एक बार के लिए ऑफ कर दिया जाता है। तो ये सब कर्मचारियों में ये भय नहीं रहता एवं उसे अभिप्रेरित किया जाना सरल हो जाता है। तो इसी प्रकार कर्मचारी उच्च पदों को प्राप्त करना चाहता है। देखो, कर्मचारी हमेशा ये नहीं चाहता कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं रहूँ, वो हमेशा चाहता है कि वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहूँ। अगर बात करूँ अध्यापकों, अगर मान लो कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो वो चाहता है कि मैं द्वितीय श्रेणी में यानी वरिष्ठ अध्यापकों की श्रेणी में आऊँ। अगर कोई वरिष्ठ अध्यापक है वो चाहता है कि मैं व्याख्याता के पद पर आऊँ, व्याख्याता के पद पर वो चाहता है कि मैं प्रधानाचार्य के पद पर आऊँ। तो ये सब क्या होता है, वो उच्च पद को प्राप्त करना चाहता है। तो वर्तमान पद को बनाए रखना भी चाहता है। देखो, वर्तमान पद को जहाँ है वो तो चाहता है कि भाई ये तो रहे ही और मैं उच्च पद प्राप्त करूँ, ऐसा नहीं है कि उसे जो पद है वही चला जाए। तो ये सुविधा प्रदान करके भी अभिप्रेरण किया जा सकता है। तो पद एवं सेवा सुरक्षा ये वित्तीय तकनीक है जिसके द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। प्रशंसा एवं सम्मान, देखो ये टेक्निक तो प्रत्येक जगह काम में ली जाती है, किसी संस्था की बात नहीं है, घरों में सब जगह ये टेक्निक का काम, किसी की कर्मचारी की व्यक्ति की प्रशंसा और सम्मान करने से उसे एक आत्म गौरव की अनुभूति होती है। उसको एक आंतरिक फीलिंग आती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो कुछ है वो मैं हूँ, फिर उससे चाहे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। ये भी एक अभिप्रेरणा की एक अच्छी वित्तीय तकनीक है जिसके द्वारा उसको मोटिवेशन किया जा सकता है प्रशंसा और सम्मान के द्वारा। कर्मचारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निश्चित समय में पूर्ण करने पर उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए एवं उपयुक्त अवसरों पर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर विद्यालय की बात करें तो 15 अगस्त हो गया, आपका 26 जनवरी हो गया, या वार्षिक उत्सव हो गया विद्यालय में, तो उन अवसरों पर उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसे शिक्षक दिवस हो गया, ऐसे अवसरों पर सम्मान करना चाहिए और उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र की बात करें कर्मचारियों की, तो इससे क्या होता है कि वो अभिप्रेरित होते हैं और उनको ऐसा मान सम्मान, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण वो संस्था में भरपूर कार्य करते हैं। कर्मचारियों की प्रशंसा और सम्मान करने से उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं मनोबल में बढ़ोतरी होती है। कर्मचारियों को अपन शाबाश, धन्यवाद, पदोन्नति तथा प्रमाण पत्र आदि देकर प्रशंसा एवं सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। और आप देखते हैं कई बार विद्यार्थी जब क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं, अपन कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। ये क्या होता है, उसको एक मतलब पीठ थपथपाना, ये सब अभिप्रेरणा की ये वित्तीय तकनीकें हैं। धन्यवाद, प्रमाण पत्र देना, ठीक है, ये सब कैसी तकनीकें, ये वित्तीय तकनीकें हैं। जैसे मान लो कोई कक्षा में विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे मॉनिटर नियुक्त कर देना, तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेशन होगा। प्रबंध में सहभागिता, अब देखो कर्मचारियों से अपन मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन लेके भी उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी संस्था को अपने क्षेत्र में कुछ नवाचार करना, तो वह अपने कर्मचारियों की राय जाने,
कर्मचारियों की मीटिंग करें और उनको बोलने का अवसर दिया जाए। इससे कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि संस्था हमारी है और संस्था है जो हमसे पूछ करके काम करती है, और वो संस्था में उनके अंदर संस्था के प्रति अपनत्व का भाव आता है। और उसके कारण वो क्या होते हैं, अभिप्रेत होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी संस्था है, हम संस्था जो भी निर्णय लेती है उसमें कर्मचारियों को पूछा जाता है, हमारी भी अहमियत है, हमें अहमियत देके हमारी भी संस्था में भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि संस्था प्रधान है उसने या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग उसके निदेशक ने अपने आप डिसीजन ले लिया, नहीं, कर्मचारियों को पूछ करके डिसीजन लिया है, कर्मचारियों की राय जानी है, सर्वसम्मति से है वो संस्था कार्य करिए। कोई भी नवाचार अपनाना हो या कोई चीज़ नई लगानी हो या हटाने हो, तो इन सब के बारे में कर्मचारियों को शामिल करके प्रबंध में मैनेजमेंट के अंदर उनका योगदान लेकर के उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है। कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्यों, व्यूह रचनाओं, नीति निर्धारण एवं निर्णयों में भागीदारी देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। सहभागिता से कर्मचारी अधिक उत्तरदायी एवं सृजनशील हो जाता है तथा संस्था के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ जाती है। निर्णयों में सहभागिता होने से कर्मचारी निर्णयों से बद्ध हो जाते हैं, जिससे संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से होती है एवं कर्मचारी भी अपने आप को क्या महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। वो अपने आप को एक अच्छी संस्था का कर्मचारी समझता है, जहाँ पर संस्था के निर्णयों में कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। वो अपने आप में आत्म गौरव की अनुभूति महसूस करता है। तो प्रबंध में सहभागिता के द्वारा भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, यानी मैनेजमेंट के अंदर उनका योगदान लेके। प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अब देखो, प्रभावी नेतृत्व, संस्था के अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनका नेतृत्व किसी न किसी अधीनस्थ द्वारा किया जाता है, अधीनस्थ का अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जब किसी संस्था के कर्मचारियों को लीडरशिप सौंपी जाती है और जिस कर्मचारी को लीडरशिप मिलती है तो कर्मचारी अपने आप को नेता समझता है, और नेता समझ के अपना अपना नेतृत्व धारण करके वो चाहता है कि मेरे अंडर में, मेरे नेतृत्व में जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं वो सही ढंग से काम करें, ताकि मैं जाके अपना जो है विशेषताओं का, अपने कौशल का प्रयोग कर सकूं और जो है अपनी एक विशेष छाप है संस्था में छोड़ सकूं। तो इससे भी जब उसको नेतृत्व दिया जाता है और उसको पर्यवेक्षण करता है तो उसे भी एक अधिकारी की फीलिंग आती है, और इससे वो अभिप्रेरित होकर के संस्था में तन मन धन से कार्य करता है। अच्छा नेतृत्व संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि तथा निरीक्षण कार्य में उनके साथ सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार करता है, जिससे श्रम शब्दों में क्या आती है, मधुरता आती है। अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि जागृत करता है। कर्मचारी अभिप्रेरण हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी जांच करना। एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने मानवीय व्यवहार से व्यवहारिक एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करके कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि व लक्ष्य के प्रति क्या बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। यानी कि अनौपचारिक, देखो संबंध दो प्रकार है, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक संबंध। जो औपचारिक संबंध होते हैं वो तो आपके संबंध होते हैं जैसे अधिकारी, अधीनस्थ, ये आपके औपचारिक संबंध। और अनौपचारिक संबंध होते हैं जैसे एक भाईचारा, आपस में एक दोस्ताना व्यवहार, जो संबंध निर्माण होते हैं वो आपके अनौपचारिक संबंध कहलाते हैं। तो औपचारिक संबंध के साथ साथ अनौपचारिक संबंध भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी आता है तो अधीनस्थ डरने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए कि चलो अधिकारी आए हैं, मतलब एक औपचारिक संबंध भी हो और साथ में अनौपचारिक भी हो, साथ में दोस्ताना बातें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अधिकारी का अलग रोब, अधीनस्थ का अलग रोब, अधिकारी जब आए तो अधीनस्थ डरने लग जाए, सामने ही नहीं आए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रभावी नेतृत्व पर्यवेक्षण होना चाहिए। इसके द्वारा भी अपन कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि जो संस्था के निदेशक हैं वो अपने घर के ही हैं। अधिकार प्रत्यायोजन। देखो, अधिकार प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब होता है अधिकारों को बांटना। देखो, आपने दो शब्द सुने होंगे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। मैं यहां बात करता हूं विकेंद्रीकरण की। यानी कि अधिकारों को क्या करना चाहिए कि एक तानाशाही सत्ता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक तानाशाही नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। किसी भी संस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होते हैं,
जो मान लो, चाहे संस्था का निदेशक मान लो, किसी फर्म का हेड मान लो, CEO मान लो या मालिक मान लो, उसके पास होते हैं तो प्रत्येक कार्य के लिए उसके पास जाना पड़ता है। और बाकी जो होते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती और संस्था में ज़्यादा समय भी लगता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अधिकारों का क्या करना लेना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर लेना चाहिए, प्रत्यायोजन कर लेना चाहिए। यानी कि ये जो रेखाएं इधर की ओर आ रही है, इनको मिटा करके क्या कर लेना चाहिए, अधिकारों का क्या कर लेना चाहिए, प्रत्यायोजन कर लेना चाहिए। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अधिकार ऊपर से लेकर नीचे तक आने चाहिए, सभी के पास कुछ न कुछ अधिकार होने चाहिए। जैसे ये है, अब अधिकार इस प्रकार से नीचे की ओर विकेंद्रीकरण होना चाहिए अधिकार, ना कि केंद्रीकृत। सभी के पास अधिकार होना चाहिए और अधिकार के साथ साथ क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखो, केवल उत्तरदायित्व सौंपना नहीं चाहिए, यानी उत्तरदायित्व अधिकार दोनों साथ में होने चाहिए। उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों साथ में चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप केवल उत्तरदायित्व सौंपते हो, अधिकार नहीं देते हो, तो अपने उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना अधिकारों के उत्तरदायित्व कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ में क्यों होने चाहिए और किस प्रकार से। मान लो एक स्कूल का मैं आपको विद्यालय का उदाहरण दे देता हूं। एक मान लो अध्यापक की अगर ड्यूटी लगा रखी है कि इंटरवल के अंदर विद्यार्थियों को गेट से बाहर नहीं जाने देना है, तो ये आपको क्या दे दिया, उत्तरदायित्व दे दिया। ठीक है, अब आपके पास अधिकार भी होना चाहिए कि आप यदि कोई जाने की जबरदस्ती करता है तो आप उसको दंड दे सकते हैं। यदि किसी के जरूरी काम है तो उसको आप जाने की परमिशन दे सकते हैं। यानी आपके पास ये अधिकार भी होना चाहिए, केवल उत्तरदायित्व नहीं। कि अगर आपके पास केवल उत्तरदायित्व नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती जाता है तो आप दंड नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती चला जाएगा, तो आपके उत्तरदायित्व निभाने में बाधा आएगी। यदि किसी को जरूरी है जाना है और आपके पास अनुमति देने की आप अनुमति नहीं दे सकते, ये आपके पास अधिकार नहीं है, तो आपके उत्तरदायित्व में बाधा आएगी। तो यानी उत्तरदायित्व और अधिकार दोनों क्या होने चाहिए, साथ होने चाहिए। यानी कि आपको किसी के दंड देने का, किसी की कोई कुछ करने का अधिकार नहीं है और केवल आपके पास उत्तरदायित्व है, तो आप कब तक कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी भीड़ को कंट्रोल करना है, पुलिस को, अगर पुलिस के पास भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करने का अधिकार नहीं है, केस दर्ज करने का अधिकार नहीं है, उनको पकड़ने का अधिकार नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप पुलिस अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगी। यानी कि उत्तरदायित्व तभी पूरे किए जाएंगे जब अधिकार साथ में हो। तो किसी कर्मचारी को केवल उत्तरदायित्व सौंपना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे उस उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार प्रत्यायोजन यानी अधिकारों का हस्तांतरण करना कर उन्हें अभिप्रेत कर सकते हैं। अधिकार प्रत्यायोजन से कर्मचारियों में विश्वास जागृत होता है और उनमें कार्य करने की भावना भी प्रोत्साहित होती है एवं अधीनस्थों की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अधिकारों का क्या होना चाहिए, प्रत्यायोजन जायन होना चाहिए। उससे अधीनस्थ कर्मचारियों को भी ऐसा लगता है कि चलो हमारे पास भी अधिकार है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इससे वो अभिप्रेत होते हैं और ज्यादा कार्य करने के प्रति उत्साहित रहते हैं। कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। अब किसी भी कर्मचारी जो भी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन भी होना चाहिए। देखो, आपको पता है कि रोजाना एक ही कार्य करने से जो कर्मचारी हैं उनमें एक उबाऊपन आ जाता है, एक वो थकान से महसूस करने लगे। रोजाना एक ही कार्य कर करके वो उस कार्य से क्या हो जाते हैं, थकान महसूस करना लग जाता है, उबाऊपन आ जाता है। तो इसलिए उनमें कार्य में कभी कभी क्या होना चाहिए, परिवर्तन भी कर देना चाहिए और उनके कार्य में क्या क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। या विस्तार का मतलब ये नहीं कि कार्य ज्यादा देना, कार्य ज्यादा देने का मतलब विस्तार नहीं होता। कार्य विस्तार का मतलब होता है आपको अधिक क्षेत्रों के कार्यभार को सौंपना, उसके कारण आपकी जो एक क्षमता है वो आपकी विकसित होगी। इसके अलावा आपकी नेतृत्व क्षमता विकसित होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे है जो इस संस्था के अंदर ज्यादा है वो अधिकार प्रदान है। तो कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन करना रहना चाहिए, जिससे भी कर्मचारी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन एक उपयोगी उपाय है। इसमें एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने की बजाय समूह को कई कार्य सौंप दिए जाते हैं, जिससे कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की स्थापना भी कर लेते हैं। कार्य परिवर्तन में कर्मचारियों को एक निश्चित समय अंतराल में कार्य
परिवर्तित किया जाता है ताकि उनकी कार्य के प्रति रुचि बढ़े एवं निरस्ता में क्या है कमी आए। नहीं तो एक ही कार्य करके उनको क्या हो जाता है, निरस हो जाते हैं। कार्य परिवर्तन में से कर्मचारी अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक विकास में बढ़ोतरी होती है। सीधी सी बात, उनका अनुभव भी बढ़ेगा। मान लो एक प्रतिदिन किसी संस्था में एक व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ठीक है, और इसने इसकी योग्यता हो BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA कंप्यूटर पर काम कर रहा है, हमेशा सीटिंग बैठा रहता है कंप्यूटर। इसको कभी न कभी जब मान लो विद्यालय में अध्यापकों की कमी हो तो जहाँ कंप्यूटर की कक्षाएं लगती है वहाँ पर भी इसको भेजना चाहिए ताकि इसका कार्य परिवर्तन हो और इसको भी अनुभव हो और इसमें भी रुचि आए कि मैं तो इतने दिन कंप्यूटर पर काम ही कर रहा था, आज मुझे पढ़ाने का मौका मिला कंप्यूटर तो किस प्रकार से। और जो रोजाना बच्चों को कंप्यूटर क्लास पढ़ा उसको कभी कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल काम भी करवाना चाहिए ताकि उसके भी इस कार्य में अनुपस्थिति में दोनों का क्या लिया जा सके, बेहतरीन उपयोग लिया जा सके और इसे कर्मचारी अभिप्रेरित भी होते हैं। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। देखो किसी भी संस्था के लिए ग्रुप डिस्कशन वाकई बहुत जरूरी होता है। संस्था की बात की जाए या अध्ययन के लिए विद्यार्थियों में के अंदर भी सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रश्न का सही तथ्य तक पहुंचने के लिए भी ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। किसी तथ्य को अच्छे से याद करने के लिए भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। किसी निर्णय को लेने के लिए भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो समूह चर्चा होनी बहुत जरूरी होती है। तो समूह चर्चा के तहत कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग या समूह के साथ किसी विषय पर, सामूहिक विषय पर विचार मंथन किया जाता है। इससे सभी कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। यानी सभी कर्मचारी अपने विचार रखते हैं और सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के विचार सुनने के अवसर भी प्राप्त होते हैं और अन्य व्यक्तियों के विचारों को जानने का मौका मिलता है। इस विधि से कर्मचारियों के आत्मविश्वास, मनोबल एवं उनके ज्ञान अर्जन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये थे आपके जो अभिप्रेरणा की ए वित्तीय तकनीक। आज अपन अभिप्रेरणा की 7 ए वित्तीय तकनीक पढ़ी है। इन ए वित्तीय तकनीकों के द्वारा कर्मचारियों अभिप्रेरित किया जा सकता है। 2-3 तकनीकें अभिप्रेरणा की और है, वो अपन पढ़ेंगे आगामी क्लास में। तब तक के लिए आप इन तकनीकों को एक बार और पढ़िए और इनको याद कीजिए। अब तक जितना चैप्टर पढ़ा है उनको सभी को एक साथ रिवाइज कीजिए और इनको लिखिए। धन्यवाद।